हेलो स्टूडेंट्स। मैंने इस टॉपिक के पहले जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने चल रहा हूँ, यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स चैलेंजेस, पिछले लेक्चर में मैंने आपको यह समझाने की कोशिश की थी कि व्हाट इज़ द यूनाइटेड नेशंस, व्हाट इज़ इट्स स्ट्रक्चर्स, व्हाट आर इट्स ऑर्गेन्स and what is purpose of United Nations. You might remember that during course of my lecture I had categorically stated that there are three functions of United Nations. Basically they are to maintain peace and security, to facilitate cooperations among nations, and to provide a better future for humanity. अब इस संदर्भ में जब हम संयुक्त राष्ट्र की चुनौतियों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि इस संयुक्त राष्ट्र की क्या सफलताएं हैं, क्या विफलताएं हैं, क्योंकि सफलताओं और विफलताओं के क्रम में ही इन टर्म्स ऑफ सक्सेस एंड फेल्योर्स वी कैन जज द अचीवमेंट्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस. वी कैन पॉइंट आउट द चैलेंजेस बिफोर द यूनाइटेड नेशंस. क्योंकि संयुक्त राष्ट्र एक ऐसा संगठन जिसकी मुख्य भूमिका शांति और सुरक्षा की है, जिसकी मुख्य भूमिका अंतर्राष्ट्रीय जगत में सहयोग बनाए रखने के लिए है. एक ऐसी संस्था जो भेदभाव के स्थान पर समतामूलक समाज के निर्माण एवं मानव की मूल स्वतंत्रताओं की सम्मान को बनाए रखने के लिए है. इसीलिए 1945 में मानव अधिकार पत्र की घोषणा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र को एक मैंडेट दिया गया, अधिदेश दिया गया, और इसी अधिदेश के आधार पर संयुक्त राष्ट्र अपनी कार्रवाई करता है. वस्तुतः जब हम संयुक्त राष्ट्र की सफलताओं की बात करते हैं तो हमें यह लगता है कि the basic purpose behind the establishment of United Nations was to avoid war. And 1945 के बाद जब हम संयुक्त राष्ट्र की चर्चा करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसकी सबसे बड़ी क्या, the foremost success of this world body is to avoid third world war. पूरी दुनिया में तीसरा युद्ध नहीं हुआ आज तक. 1945 के बाद दुनिया में उस तरह की लड़ाई नहीं हुई जैसी लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुई थी. तो यह संयुक्त राष्ट्र की एक तरह से अपनी तरह की सफलता है, बिकॉज दिस बॉडी हैज बीन एबल टू avoid direct conflict between superpowers, between nations. And दूसरी बड़ी चीज जो यह है कि दूसरा जब हम आकलन करते हैं संयुक्त राष्ट्र का तो उसकी सफलता और असफलता में संयुक्त राष्ट्र की जो बनावट है, उसका जो निर्माण है, उसकी जो संरचना है, उस संरचनाओं का सर्वेक्षण अगर हम करें तब हमें उसकी कमियों का पता चलता है, जिन कमियों की वजह से संयुक्त राष्ट्र उन कामों को अभी तक नहीं कर पाया जिनको कि उसे करना चाहिए था. क्योंकि यूनाइटेड नेशंस इज ए बॉडी विच इज वेरी मच कंसर्न्ड विद द ग्लोबल इशूज, और ग्लोबल इशूज के अंतर्गत वार भी है, कॉन्फ्लिक्ट भी है, डिजीजेस भी हैं, क्राइसिस भी हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं.
इन पर चर्चा हमको करनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुसार जो कंटेम्पररी वर्ल्ड है, जो समकालीन विश्व है, उसमें एक ग्लोबल बॉडी कैसे बने, वैश्विक संरचना का निर्माण कैसे हो, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र के निर्माण करते समय ही कुछ वैश्विक संरचनाओं की रचना की गई थी, ग्लोबल बॉडीज बनाई गई थी, जिसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में आपसे कहा था। और इन बॉडीज का जो लक्ष्य था, उद्देश्य था, वह यह था कि इन बॉडीज के माध्यम से वित्तीय, आर्थिक, व्यापारिक विकास के जो सवाल हैं दुनिया में, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। अतः जब हम संयुक्त राष्ट्र के संगठन के अंतर्गत आने वाले अंगों की बात करते हैं तो हमारे ध्यान में जो सबसे प्रमुख अंग आते हैं वह है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्तमान में WTO, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड बैंक। These are the economic bodies of economic and financial bodies of United Nations which are aimed at resolving the financial crisis, economic crisis facing the globe. ऐसी स्थिति में वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र के निर्माण के समय ही इसकी संरचना में यह उद्देश्य निहित था कि शांति और सुरक्षा के साथ साथ सर्वांगीण विकास के में भी संयुक्त राष्ट्र की अपनी एक भूमिका होगी। और वस्तुतः जब 1945 में 51 देशों ने सैन फ्रांसिस्को में इस पर हस्ताक्षर किया था, तो यह लगा था कि दुनिया में युद्ध की विभीषिका के अलावा जो विकास का मार्ग प्रशस्त होगा, उसमें संयुक्त राष्ट्र की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। सो इन टूडेज डिस्कशन वी विल अटेम्प्ट टू लुक एट द UN from a point of view of successes and failures, because it is commonly assumed that the organization has recorded astonishing success in different spheres of life of the global community. However, the failures or its weaknesses is also paramount, and this may be as result of several factors. इसकी कमजोरियों के लिए जो कारण जिम्मेदार हैं, उन कारणों का भी हमें उल्लेख करना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा, तभी हम संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। You might remembering that when the United Nations was formed, there was ideological conflict between the two superpowers, United States of America and Soviet Union. And that difference of perspective is somehow still continuing. Though USSR has been dismantled, Russia has taken over previous seat of Soviet Union, but difference is there. So ideologically, administratively, politically, there are so many reasons, so many causes of its weaknesses. And in this discussion, therefore, it is our responsibility to point out in clear terms, first, its successes, and second, its failures or its weaknesses. Because there is no doubt, as I have told you, that United Nations has been able to prevent a third world war in our times. वैसा युद्ध अभी नहीं हुआ है, लेकिन besides, this is
And this was despite the fact that there were several other factors which were hampering the functioning of United Nations. And United Nations would have not, if United Nations would have not been there, there has surely taken a world war. Because you can take, for example, case of Arab, Israel and Palestinian conflict, India, Pakistan conflict. There are so many conflicts which might have converted into full-fledged war. Even during 1961, when Cuban crisis took over, it was majority of the nations of United Nations that war was avoided. So this achievement of United Nations cannot be denied. Besides, the United has been instrumental in resolving different crises taking at different times in world, like Congo crisis, Bosnia crisis, Liberia crisis, Sierra Leone crisis, and United Nations, we all know that also has maintained a peacekeeping operations in several countries. In crisis time, it puts peacekeeping forces to establish peace in different parts of the world. दुनिया में शांति की स्थापना के लिए यह अपना शांति अभियान चलाता है. लीगल अभी रिसेंट जो केस है वह है जब युगोस्लाविया का डिसइंटीग्रेशन हुआ और वहां पर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई. देन यूनाइटेड नेशंस इंटरवेन्ड थ्रू पीस कीपिंग ऑपरेशंस. Likewise, there are several shortcomings, we can say challenges, and these challenges can be categorized as internal affairs of the United Nations, administrative challenges, financial challenges, veto power challenges. Besides these challenges, there are some very, very important issues which needs immediate attention of United Nations. ऐसे मुद्दे हैं जो संयुक्त राष्ट्र की तुरंत ध्यान अपनी ओर खींचते हैं. हम सभी लोग जानते हैं there is a great poverty, there is hunger, there is problem of health, there is need of well-being of the people, there is need for education to all, there is need for gender equality, there is problem of water, there is problem of clean water, and after all, there is problem of economic development. So how, this is in context of these issues that United Nations adopted in 2015 a sustainable goal for 2030. 15 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र ने विकास भी कैसा जो सतत विकास हो, सस्टेनेबल हो, जो इंक्लूसिव हो, समावेशी विकास हो, सतत विकास हो, ऐसे लक्ष्य भी अपने लिए निर्धारित किए हुए हैं. इसके अंतर्गत जो जलवायु परिवर्तन का मुद्दा है, जो इकोसिस्टम का मुद्दा है, जो पीस और जस्टिस का मुद्दा है,
ये 3 पर संयुक्त राष्ट्र का बहुत ज्यादा जोर है कि कैसे दुनिया में पारिस्थितिकी तंत्र को नियंत्रित किया जाए, कैसे दुनिया में जो जलवायु परिवर्तन का मुद्दा है उसे कैसे रिजॉल्व किया जाए, पर्यावरण का मुद्दा है इसे कैसे किया जाए। तो कहने के तात्पर्य मेरा यह है कि देयर आर सो मेनी चैलेंजेस बिफोर यूनाइटेड नेशंस एंड द होल चैलेंजेस which is being faced by the United Nations is first regarding global peace and security, development, and if you summarize the whole debate of challenges and failures of United Nations, you will conclude that the major cause of the problem is located in the global economic system. हमने जो विश्व का आर्थिक व्यवस्था है उस विश्व की आर्थिक व्यवस्था को बदलने की जरूरत है, बिकॉज द होल क्रक्स ऑफ प्रॉब्लम इज लोकेटेड in the global economic system. Because United Nations में जो बड़े राष्ट्र हैं, बड़े से तात्पर्य जो धनी राष्ट्र हैं, रिच नेशंस हैं, उन्होंने, सभी लोग जानते हैं इस चीज को कि उन्होंने ग्लोबलाइजेशन का को बड़ी तेजी से पूरी दुनिया में प्रसारित किया। एंड दिस ग्लोबलाइजेशन एजेंडा which has produced winners and losers in this world. कुछ विजेता हुए हैं, कुछ पराजित हुए हैं। और विजेता कौन हुआ? Those who were rich nations. पराजित कौन हुए? Those who were poor nations. तो जो गरीब राष्ट्र हैं उनकी गरीबी बढ़ी है, उनकी असमानता बढ़ी है, उनकी आय में कमी आई है, लेकिन जो धनी राष्ट्र हैं उनके धन में वृद्धि हुई है। तो ये जो इकोनॉमिक मॉडल है ग्लोबलाइजेशन का, ये दुनिया में चलने वाला नहीं है लंबे समय तक। इसमें संयुक्त राष्ट्र को कुछ करने की आवश्यकता है, बिकॉज इकोनॉमिक डेस्पेरिटी और इकोनॉमिक इक्वलिटी विल लीड टू कैओस इन द वर्ल्ड। युद्ध हो न हो, लेकिन युद्ध जैसी परिस्थितियां आर्थिक असमानता के चलते बने, यह भी ठीक नहीं है। So, nations of the world, most of the nations of developing countries are facing abject poverty, they are facing deprivation, they are facing health problems like diseases. Nowadays we are facing COVID-19, environmental degradation and conflicts. So, if the United Nations is to function well, then capitalism must have a human face and rich nation must see that poor nations achieve real development goal. धनी का विकास ही संभव, धनी का विकास नहीं बल्कि गरीब राष्ट्रों का जब तक उद्धार नहीं होता, उनका विकास नहीं होता, तब तक संयुक्त राष्ट्र की जो असफलताएं हैं वह बनी रहेंगी। विद दीज फ्यू वर्ड्स आई फिनिश माई टॉक। आई होप subject is clear to you, and even then if you have any queries, you can ask me personally. Thank you very much.